जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एनवायरनमेंट स्टडी मतलब पर्यावरण अध्ययन के डे 3 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग इकोसिस्टम मतलब पारितंत्र के बारे में समझेंगे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर दिया गया प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिकी इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। इसे पारितंत्र कहते हैं। तो देखिए, पारितंत्र क्या है? जो प्रकृति के जीव हैं ये अलग अलग समुदाय के साथ रहते हैं मिलकर और परस्पर एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और साथ ही साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ भी क्रिया करते हैं। इसी क्रिया को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र शब्द की रचना 1935 में एजी टेंसले द्वारा की गई थी। तो ये प्रश्न बन सकता है कि पारितंत्र शब्द किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था 1935 में। पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जिसमें इसके जैविक तथा जैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल अन्योन्य क्रियाएं सम्मिलित है। देखिए, पारितंत्र क्या है? एक ऐसी घटना है जिसमें जितने भी जैविक घटक हैं और जो जैविक घटक के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं, इन सबको सम्मिलित किया गया है। तालाब एक पूर्ण बंद और स्वतंत्र पारितंत्र का उदाहरण है। यह किसी भी पारितंत्र की मूलभूत संरचना और कार्यों का अध्ययन करने का एक सरल साधन है। आप किसी भी पारितंत्र को समझना चाहते हैं तो आपको तालाब का पारितंत्र समझना चाहिए। आगे दिया है, यह सौर ऊर्जा पर कार्य करता है तथा अपने जैविक समुदाय को साम्यावस्था में बनाए रखता है। देखिए, कोई भी पारितंत्र होगा ये सौर ऊर्जा पर ही कार्य करेगा, क्योंकि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। सूर्य के अतिरिक्त ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत और कोई नहीं है। आगे दिया है, पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में मानी जाती है। एक पारिस्थितिक तंत्र जलाशय की एक बूंद जितनी छोटी हो सकती है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र ना एक जल के बूंद से जैसी छोटी हो लेकर के पूरे यूनिवर्स जितना बड़ा हो सकता है। अब छोटी है तो इसे सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र अथवा माइक्रो इकोसिस्टम का नाम दिया जाता है। अब और भी आगे कुछ पॉइंट दिए गए। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस तथा फोर्ब्स ने माइक्रोकॉस्म कहा। देखिए, जो ये बायोसिनोसिस लिखा है इसका मतलब भी होता है इकोसिस्टम। ये किसने नाम दिया है? मोबियस ने। और इसी को माइक्रोकॉस्म किसने कहा है? फोर्ब्स ने कहा है। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, स्थलीय एवं जलीय। देखिए, जो भी पारितंत्र है इसे 2 भाग में आप बांट सकते हैं। पहला होता है स्थली। स्थली का मतलब जमीन पर रहने वाले जीव और जली का मतलब जल में रहने वाले जीव। देखिए, घास स्थल हो गया, वन हो गया, मरुस्थल हो गया, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों के उदाहरण हैं, जबकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में झील, नदी तथा समुद्र आते हैं। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार है। यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला है। देखिए, आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर जल है। जब 2/3 हिस्से पर जल है तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का देखने के लिए मिलेगा। आगे यहाँ पर दिया, समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है। तो देखिए, जो समुद्र है ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है पृथ्वी पर, क्योंकि जो समुद्र का जल है इसकी मात्रा लगभग 97% है। समुद्री जल में व्याप्त 85% लवण सोडियम क्लोराइड है। देखिए, आपने जरूर देखा होगा कि समुद्र का जो जल होता है ये खारा होता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है? उसमें उपस्थित लवण। तो कई प्रकार के लवण होते हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख लवण है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे सामान्य रूप से हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब जैवमंडल के बारे में दिया, बायोस्फीयर।
मिट्टी, सैल, सैल मतलब पहाड़ है ना, चट्टान, जल और वायु की पतली परत है। देखिए जो मिट्टी है ये पता है क्या है, देखिए जैवमंडल के बारे में बताया गया, मिट्टी, सैल, जल और वायु की पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक मतलब चारों ओर आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है और यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। जो स्थल मंडल अर्थात जैव मंडल है यही भरण पोषण का कार्य करता है। यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम दिखाए गए, ये जीव है, जीव का मतलब व्यष्टि है, फिर इसका समुदाय बना तो ये मतलब ये एक ग्रुप हो गया तो इसको समष्टि मतलब पॉपुलेशन कहा गया। यहाँ पर समुदाय है, ये पारितंत्र और यहाँ पर बायोम दिया गया है। इन सब के बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे। पारितंत्र के घटक, पारितंत्र को दो घटकों में बांटा गया। पहला घटक है अजैविक घटक मतलब जो नॉन लिविंग होंगे, और दूसरा है जैविक घटक मतलब जो लिविंग होंगे मतलब ये जिंदा रहेंगे। देखिए अजैविक घटकों में कौन कौन है, अजैविक घटकों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया। भौतिक कारक, भौतिक कारक का मतलब ये ऐसे घटक होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को आप देख सकते हैं। तापमान आप इसको छू करके ज्ञात कर सकते हैं, है ना। वर्षा, वर्षा मतलब जल को भी आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। आर्द्रता इसको महसूस किया जा सकता है। दाब ये भी आप महसूस कर सकते हैं। ये सब भौतिक कारक है। यह पारितंत्र के जीवों की वृद्धि को सीमित और स्थिर बनाए रखता है। आगे दिया अकार्बनिक पदार्थ। देखिए अकार्बनिक पदार्थ आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है ना। ये देखो ये दोनों रासायनिक फैक्टर है ना। इसमें दिया गया देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जल, चट्टान, मिट्टी और अन्य खनिज, तो ये रासायनिक फैक्टर है। कार्बनिक पदार्थ में दिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ह्यूमिक पदार्थ वह या सजीव तंत्र के मूलभूत अंग हैं, इसलिए इन्हें जैविक और अजैविक घटकों के बीच की कड़ी कहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ आप समझिएगा। देखो बस ऐसे इतना याद रखना है कि अजैविक घटक में हमारे चारों ओर के वे सभी घटक आएंगे जिनमें जान नहीं मतलब जो जीवित नहीं है। जैसे प्रकाश हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, कोई भी खाने का पदार्थ हो गया जो निर्जीव है। जैसे यहाँ पे लिखा गया ना, देखिए खाने का पदार्थ कहने का मतलब जैसे प्रोटीन है ना, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना। तो ये सब आपके अजैविक घटक है। अब जैविक देखिए यहाँ पे विस्तार से थोड़ा दिया गया सूर्य का प्रकाश, अब इसके बारे में समझाया गया। सौर विकिरण ऊर्जा उपलब्ध कराता है जो संपूर्ण पारितंत्र को नियंत्रित करती है। प्रकाश का भेदन पानी की पारदर्शिता या जल में कण तथा प्लवकों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रकाश के भेदन की सीमा के आधार पर तालाब को सुप्रकाशित, मध्य प्रकाशित और अप्रकाशित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। सुप्रकाशित क्षेत्रों में पौधों और जंतुओं की प्रचुर मात्रा में प्रकाश उपलब्ध रहता है, मतलब जंतुओं के लिए प्रचुर मात्रा में प्रकाश उपलब्ध होगा। आगे यहाँ पर बताया गया अकार्बनिक पदार्थ। तो देखिए इन पदार्थों में किसे रखा गया, अकार्बनिक पदार्थों में मुख्य रूप से जल हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, कैल्शियम तथा कुछ अन्य तत्व हैं जैसे सल्फर, फास्फोरस जो तालाब की अवस्थिति पर निर्भर और सम्मिलित होता है। अकार्बनिक पदार्थों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील अवस्था में होते हैं। सभी पौधे और जंतु भोजन तथा गैसों के विनिमय के लिए पानी पर होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और अन्य कार्बनिक लवण तली में अवसाद के रूप में तथा जीवों के अंदर आरक्षित अवस्था में रहते हैं। इनकी अल्प मात्रा घुलनशील अवस्था में होती है। तो यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थों का नाम लिया गया मूल रूप से, बस इतना समझिएगा। आगे दिए कार्बनिक पदार्थ। तो देखिए जितने भी आप नाम सुनते जो पोषक तत्व होते हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये सब कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया है जैविक घटक। जैविक घटक का मतलब जो जिंदा होंगे। तो जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटनकर्ता, या इसे अपघटक भी कहते हैं। उत्पादक वे होते हैं जो पारितंत्र के लिए ऊर्जा का निर्माण करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरे पारितंत्र के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि इस प्रक्रम के लिए मिट्टी से जल एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं तथा सूर्य से सौर ऊर्जा भी अवशोषित करते हैं। देखिए उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर वो होते हैं जो पूरे पारितंत्र के लिए ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब बात करेंगे उपभोक्ता। तो देखिए उपभोक्ता कौन होता है, जो उत्पादक के द्वारा उत्पन्न किए गए ऊर्जा को ग्रहण करता है, इन्हें कंज्यूमर कहते हैं। यह विषम पोषी कहलाते हैं और स्वपोषितों द्वारा संश्लेषित किए गए भोजन को खाते हैं। भोजन की पसंद के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में रखा गया है। शाकाहारी, शाकाहारी का मतलब वेजउधारी जो पूर्णतः शुद्ध शाक मतलब ये शाक सब्जियों पर निर्भर होते हैं, जैसे गाय, हिरन और खरगोश सीधे ही पौधों को खाते हैं। मांसाहारी वे जंतु हैं जो अन्य जंतुओं को खाते हैं, मतलब मांस का सेवन करते हैं, जैसे शेर,
बिल्ली, कुत्ता, ये सब चीज़। और सर्वाहारी ऐसे होते हैं जो दोनों को खाते हैं, मतलब वेज और नॉन वेज दोनों को खाते हैं। देखिए मानव, मनुष्य, अब ये मनुष्य की वैरायटी अलग अलग है, मतलब कुछ मनुष्य होते हैं जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं, सुअर है ना, गौरैया, ये सब और भी इसमें एग्जाम्पल शामिल हो सकते हैं। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो उपभोक्ता है ना, अगर आप 12वीं के बायो की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया है कि उपभोक्ता कैसे होता है, प्राथमिक उपभोक्ता है ना, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, आगे मिलेगा तृतीयक उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट समझिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है जो सीधे सीधे उत्पादक को ग्रहण करता है। ठीक, द्वितीयक उपभोक्ता वो है जो प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करता है, तृतीयक वो है जो द्वितीयक को ग्रहण करता है, उच्च वो होगा जो अपने से ठीक पहले को ग्रहण करेगा और इसकी प्राकृतिक मृत्यु होगी। मतलब उच्च उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता होते हैं जिनका कोई भी उसे ग्रहण नहीं करता है, इनकी प्राकृतिक मृत्यु होती है। उच्च उपभोक्ता सदैव मांसाहारी होता है। ये लाइन कई बार आपको सही करने के लिए मिल सकते हैं। जो उच्च उपभोक्ता की श्रेणी क्या है, ये सदैव मांसाहारी होता है। अब आता है अपघटक, या जिसे अपघटनकर्ता भी कहा जाता है। तो अपघटनकर्ता पता है कौन होते हैं? जैसे अब मान के चले किसी जीवधारी की मृत्यु हो गई, आप अपने आस पड़ोस में देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई जीवधारी है, मतलब एक मान लीजिए कुत्ता, ये है नहीं लेकिन मान लीजिएगा, ठीक, मान लीजिए कि इसकी मृत्यु हो गई है ना, अभी ऐसे मरा पड़ा हुआ है, ये उल्टा दिख रहा है, मतलब ये मर चुका है ना। अब इसके बाद क्या होने वाला है कि देखिए आप देखेंगे कुछ दिनों बाद ये अपने आप सड़ जाएगा और यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो इसके मांस को और गलाने का काम या फिर इसको डीकम्पोज करने का काम जो करते हैं वही अपघटक या अपघटनकर्ता कहलाते हैं। अब यहाँ पर दिए इन्हें मृतपोषी भी कहते हैं। यह अधिकतर बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और कवक होते हैं जो पौधों तथा जंतुओं के मृत, अपघटित और मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ रहे पदार्थों पर अपने शरीर के बाहर एंजाइमों का स्राव करके ग्रहण करते हैं। पोषकों के चक्रण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें अपरद भोजी भी कहा जाता है। देखिए ये इतना मतलब विस्तार से समझने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना याद रखिएगा, अपघटक वे पदार्थ होते हैं जो उपभोक्ता को डीकम्पोज करने का कार्य करते हैं। ये अधिकतर सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं यही अपघटनकर्ता का कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उत्पादक या स्वपोषी कौन होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, वीडियो एंड करने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।